नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग एक बार फिर से नए वीडियो के साथ हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली, जो क्लास 9 और 10 का सामाजिक विज्ञान से आधारित सब्जेक्ट होंगे, जिसमें होंगे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित है। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। चलिए, ये बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, इतिहास का। आज का पहला क्वेश्चन इतिहास से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेज़ों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेज़ों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सर सैयद यानी सैयद अहमद खां के द्वारा। किनके? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? है ना, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? तो इसको हम लोग देख लें, इसका क्या आधार था। जो इसका हो जाएगा, एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। है ना, एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है ना, कौन सी युक्ति सही बताया जा रहा? तो बोला जा रहा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने क्या किया था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उसके अलावा उल्लेखन से प्राप्त होता है कि मोहरों पर 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता, जो एक बाघ, एक हाथी तथा गैंडे से घिरे हुए हैं। है ना, बाघ, हाथी और गैंडे से घिरे, जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरन। इस बात को परिचय है कि उनकी उपासना पशुपति महादेव रूप में की जाती थी। अतः इस काल में लोगों ने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। बाकी उसमें घोड़े की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। है ना, उन लोगों को घोड़े के अश्व की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, चालुक्य राज के दक्षिणी भाग पर पल्लवों के अधिकार हो गया। नरसिंह वर्मा ने इस विजय के उपलक्ष्य में बतापी कोंड, है ना, बतापी कोंड की क्या की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। है ना, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको पहले इसका क्या हो जाता है, इसका कोड के सहारे से हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा CB और AD, CB A और D।
तो पहला नंबर पे सी हो जाएगा, यानी रोमन कोलोसियम का पूरा होना, है ना। फर्स्ट नंबर पे ही हो जाएगा रोमन कोलोसिया का पूरा होना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, इसका क्या हो जाएगा, बी, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। उसके बाद थ्री नंबर पे आ जाते हैं, मोहम्मद पैगंबर का जन्म, मोहम्मद पैगंबर का जन्म से। उसके बाद फोर नंबर पर आ जाते हैं, ये हो जाएंगे पीटर महान रूस का जार बना, पीटर महान है जो रूस का क्या क्या बना था, जार बना था, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि गुप्त वंश, है ना, गुप्त राजवंश का हुआ था 240 ईस्वी में। गुप्त राजवंश, एक मिनट, गुप्त राजवंश सबसे पहले 240, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी। फिर पीटर महान रूस का ये हो गया था 1682 से 1725 तक, है ना, 1725, 1682 से 1725। और सबसे पहले कौन आया था, रोमन कोलोसियम का पूरा होना, है ना, रोमन कोलोसिया ये सबसे फर्स्ट में थे, सेकंड में थे ये गुप्त वाला, ठीक है, 240, फिर 570। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला जा रहा है कि 1911 ईस्वी में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग, है ना। 12 दिसंबर, कब, 12 दिसंबर 1911 को, जो किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नई दिल्ली दरबार में किया था, एक भव्य शाही समारोह के दौरान रखी गई थी, है ना। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ही एक दिल्ली में क्या हुआ था, एक भव्य शाही समारोह के दौरान रखी गई। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना, पटना पूछा गया है ना, पटना में, तो क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ये कब किए थे, 1906 से 1907 ईस्वी में, है ना, 1906 और 7 में पटना में किए गए थे। ऐसे रामकृष्ण मिशन की क्या स्थापना का वो कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुआ था 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कलकत्ता में 1897 में, बट पटना में बोला जाए तो किसके द्वारा, बाबा ठाकुर दास के द्वारा। ये क्या था, एक भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुगल जहांगीर तकनीक रूप में निम्नलिखित में से क्या थी, मुगल जो थी जहांगीर तकनीक रूप में निम्नलिखित में से क्या थी, तो निम्नलिखित ये हो जाएंगे, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्देशन, है ना, समनुदेशन, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्देशन। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला जा रहा है कि रामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया, तो रामूगढ़ की युद्ध की बात करते हैं तो 1658 में लड़ा गया था। रामूगढ़ के युद्ध हो गया था 1658 में, जो मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे के बीच, है ना, मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकार के युद्ध, जो 1658 में के दौरान सिंहासन के लिए संघर्ष में एक निर्णायक लड़ाई थी। यह उनके पुत्र दारा सिको, है ना, किसके, दारा सिको जो क्या थे, सबसे बड़ा बेटा था, है ना,
और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी था। और उनके दो छोटे भाइयों औरंगजेब और मुराद बख्श, उनके दो छोटे भाई थे कौन कौन, जो अंग्रेज और औरंगजेब और मुराद बख्श शाहजहां के तीसरे और चौथे पुत्र के बीच लड़ा गया था। शाहजहां के तीसरे और चौथे पुत्र के बीच रामगढ़ का युद्ध 1658 में। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। निम्नलिखित पुस्तकालयों में मिलने से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है। तो सबसे बड़ा संग्रह की बात करें तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है ना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पे स्थित है, ये पटना में स्थित है ना। ये कहाँ पे है, ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 ईस्वी में हुई थी। 1891 ईस्वी में खान बहादुर दुखा बख्श द्वारा की गई थी। खान बहादुर दुखा बख्श के द्वारा की गई, जिसमें लगभग 4000 पांडुलिपियों का संरक्षण है। 4000 पांडुलिपियों का क्या इसमें संरक्षित किया गया है, जो किस भाषा में है, अरबी और फारसी भाषा में की गई है ना। अरबी और फारसी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व के युद्ध अपराधियों का विचारण, जिसे ट्रायल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण या ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग है ना। न्यूरेमबर्ग है ना, जो यह एक स्थान चुना गया। इसके कार्रवाई लगभग 1 साल तक जारी रहा, जिसमें 12 आरोपियों को मृत्यु दंड दिया गया। 12 आरोपियों को क्या हो गया, मृत्यु दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। महापाषाण संस्कृति जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, जिसको मानते हैं महापाषाण संस्कृति, 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। जो बोल रहा है कि महापाषाण में क्या करते थे, का उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका हो जाएंगे बड़े पत्थरों से घेरे गई समाधियाँ यानी कब्र। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्र थी, ठीक है। दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन होगा। इस अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र था, सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से क्या हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से इसका हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन जो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा बना था। यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी राज्यों पर उसका सीधा शासन था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण की नीति का सफलतापूर्वक पूरी की। कुशल आधारिक तंत्र, अच्छी संचार व्यवस्था और शक्तिशाली शासन के द्वारा किसी साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः अशोक ने प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन नीति अपनाई, है ना। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नोक्त वास्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है ना। ईसा की 12वीं शताब्दी में बोला जा रहा है कि नहीं हुआ है। तो इसका हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं।
ये कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में स्थित है, निर्मित है। कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क मंदिर को जो किसके द्वारा बनाया गया था? गंग वंश के सम्राट नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था, 1238 से 1264। नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इन मंदिरों में सुजाति अश्वों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल पहियों वाले सूर्य देवता का आकाशीय रथ की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला जा रहा है पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि पानीपत में मराठे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। क्योंकि ये कब? पानीपत के तृतीय युद्ध में, है ना। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के बीच लड़ाई हुआ था। अब बालाजी बाजीराव के समय में, क्या 1761 में, जिसमें मराठों हार क्यों गई थी? कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। पानीपत में मराठों पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्योंकि मराठे शक्ति अफगान के बराबर वो नहीं थे, इसलिए वो क्या हो गए? पराजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 पे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये राउलेट एक्ट के विरोध में, राउलेट एक्ट के विरोध, है ना, जो कब 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पंजाब को। ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आंग्ल सिख युद्ध 1849 द्वारा पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 1849 में, तो ब्रिटिश शासन ने इसे क्या कर लिया? मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक शक्ति का अंतर था। बोला जाए कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का क्या था? अंतरण था। तो इसका क्या हो जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को, है ना, किससे था ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को था 1857 में। 1857 में ये क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय शासन की बागडोर सौंपने था। इसके लिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 में पारित हुआ। अब भारत शासन प्रत्यक्ष ब्रिटिश नीति से होने लगा, जिससे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसकी सहायता से इंग्लैंड में एक परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि बना दिया गया और अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल था वो, और प्रथम वायसराय किसको बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए? तो पार्थिव अवशेष किस स्थान पर रखे गए थे? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेला, गोवा में। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, है ना। क्या 1542 में, है ना। पार्थिव शरीर के अवशेष जो 1542 में ये गोवा आए और गोवा को रोम कैथोलिकों का प्रमुख केंद्र बनाया। भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस था, जो 500 ईस्वी में केरल पहुंचा था, है ना। प्रथम की बात करें तो ये कौन था?
सेंट थॉमस थे, है ना, प्रथम जो कहाँ आए थे 500 ईस्वी में केरल में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अशोक की प्रशासनिक रीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आई अशोक की ये प्रशासनिक रीति? तो इसका हो जाएंगे कलिंग युग, है ना। कलिंग युग 261 ईसा पूर्व कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद ही ने अशोक ने मेरी घोष नीति त्याग कर धाम घोष नीति को अपनाया था। कि कौन सा धाम नीति को अपनाया था घोष ने, अशोक ने, है ना। धाम घोष नीति को अशोक ने अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? ये हुनकार हो जाएंगे, है ना। हुनकार नामक प्रकाशन किया था। स्वामी शाहजहान की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। स्वामी शाहजहान सरस्वती की जन्म हुआ था गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में, जो 1936 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा इन्हीं के प्रयासों से क्या रहा था? प्रतिफल यानी सफल रहा था। स्वामी शाहजहान सरस्वती एक प्रभावी लेखक थे और पटना से हुनकार नामक हिंदी साप्ताहिक भी चलाया, ठीक है। उनके द अदर साइड ऑफ द शील्ड बिहार में किराए पर कसौटी यह कैसे काम करती है? गया के किसानों की करुण कहानी, किसानों की दयनीय कहानी, कैसे किसान फाइट और किसान सभा के संसार, ये सारे इन्होंने 1929 में बिहार किसान संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना सही मेल बताएं। घटना और सही इसका मेल बताना है ना व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम लोग देखते हैं, इसका कोड क्या दिया गया है। कोड की सहायता से इसका हो जाएंगे केवल 1, इसको केवल 1 दिया गया है। निम्नलिखित क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल, तो सही मेल सिर्फ केवल 1 हो जाएंगे, यानी सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, है ना। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर की क्या किया था? 1225-26 में इसको लूट लिया था। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की लड़ाई, ये भी क्या हो जाएंगे? गलत है। तो सही क्या हो जाएंगे? सुल्तान मोहम्मद जो थे सोमनाथ मंदिर की लूट 1225 से 1226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो हो जाएंगे 1920 में, है ना, 1920 में। इनका जन्म की बात करते हैं तो ये उड़ीसा के 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा क्या किए थे? ये उत्तीर्ण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, तो इसका हो जाएंगे खगोल विज्ञान से, है ना। किस पे? ये खगोल विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। गणितीय एवं ज्योतिष विषयों पर आधारित पंच सिद्धांत का जो ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित 5 पुस्तकें 12 मिहिर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह पूर्व के 5 ज्योतिषीय प्रणाली का संक्षिप्त रूप है, जिनके नाम है सूर्या,
है ना, सूर्या। उसके बाद आ जाते हैं रोमाका, है ना, रोमाका। दूसरा हो जाएंगे पाउसिल पाउलिशा पाउलिशा, ठीक है, पाउलिशा हो जाएंगे बसिस्टा। उसके बाद आ जाएंगे पैता पैता महा। ये 5 पुस्तकें हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस, क्या बोला जा रहा है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था, है ना, पूछा गया कौन ले गया था। फारसी आक्रमण का नादिर शाह, फारसी आक्रमण किए थे जो नादिर शाह के द्वारा इसको क्या किया गया, ले गया। नादिर शाह और मुगलों के बीच लड़ाई हुई। इस समय मुगल वंश का शासक का नाम बता मैं तो मोहम्मद शाह था। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था। और शाहजहां को तख्ता को 1739 में वो क्या वो लेकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। भूगोल के क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें पूछा जा रहा है, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, उसमें लेटराइट मिट्टी की प्रचुरता होती है। इसमें लौह के ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट में क्या क्या होती है, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी, तो ये हो जाएगा नर्मदा, है ना। ये नर्मदा नदी कहाँ पे पड़ते हैं, सरदार सरोवर गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। तो देख लेते हैं ये किस नदी पे, ये हम लोग पढ़े हैं अभी नर्मदा नदी पे, है ना, नर्मदा नदी पे स्थित है। ये गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। इसे 4 भारतीय राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कौन कौन से आ जाएंगे, गुजरात, उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस बांध से पानी एवं बिजली की आपूर्ति होती है ना। सरदार सरोवर बांध से पानी एवं बिजली की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। जिससे क्या बोला जाए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, चक्रवात, है ना। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को चक्रवात का क्या है, तब प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन इसके माध्यम से पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा सोपान कृषि, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोपान कृषि यानी टेरेसिंग। भूमि संरक्षण में जिस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर क्या बनाया जाता है, सीढ़ियाँ बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोपान कृषि बोलते हैं। ताकि इसलिए हम बनाते हैं ताकि वर्षा के जल हो क्या हो, रुक रुक कर बहे, है ना, मतलब धीरे धीरे बहे, रुक कर बहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय का राष्ट्र पोलैंड है ना। एक भारतीय राज्य की बात कर रहे हैं और जो क्या है, पोलैंड है। तो ये हो जाएंगे, किसका बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, है ना।
महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र भारत में विकसित राज्यों में प्रमुख है। यह देश का 25% औद्योगिक क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 3,70,710 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या क्या है, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, ताप्ती है। ये क्या है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो क्या है, भारत में तीसरे स्थान पे है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो भारत में कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 31 पे। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। सल्फर के उत्पादन में बात करते हैं तो सल्फर के उत्पादन में बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे। 90% भाग आयात किया जाता है देश का। इसका उत्पादन 125 से अधिक संयंत्रों द्वारा होता है जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 5 लाख टन है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल अगर मिला की बात करते हैं तो देश के 80% सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, सल्फर जो उत्पादन में मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। मानचित्रों को क्या करता है, बनाने का काम करता है। उसको मौसमी विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये मौसमी विज्ञान है ना। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मौसमी विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे एक मिनट, इसका क्या हो जाएंगे, मानचित्रकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मानचित्रकार हो जाएंगे। ये वाला हो जाएंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर है ना। इसको क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गरजने वाला चालीसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पश्चिमी पवन से है ना। पश्चिमी पवन या पछुआ पवन, जो पवन दोनों गोलार्धों में उष्ण वायुदाब कटिबंधों से ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा है। इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह इन अक्षांशों को गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा के नाम से भी जान जाते हैं। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, तो इसका हो जाएगा कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। कोई विद्यमान परिवेश, समुदाय और उसका क्या हो जाएंगे, परिवेश हो जाएंगे। पौधे, जंतु तथा अन्य जीव और भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या क्या, पौधे हो गया, जंतु हो गया और इसके अलावा अन्य जीव हो गए है ना, क्योंकि उनमें आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए है ना। निम्नलिखित को क्या बोल रहा है, सुमेलित कीजिए। कूट को देख लेते हैं क्या क्या किसके साथ सुमेलित किया गया है। तो इसका हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे 3 यानी 1 का B, 2 का D यानी BDCA है ना। क्या क्या हो जाएंगे, BDCA। BDCA के साथ मैच करते हैं। पहला का BDC और A।
तो लोहा हो जाएंगे किसके साथ, लोहा हो जाएंगे बी के साथ, यानी सिंहभूम में। कोयला हो जाएंगे रानीगंज, है ना, बंगाल में पड़ते हैं ये, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। सिंहभूम की बात करें तो ये झारखंड में, है ना। उसके बाद मैग्नीज की बात करते हैं तो वालाघाट, क्या हो जाएंगे, वालाघाट, ये कहाँ पे पड़ते हैं, एमपी, है ना, ये एमपी में हो जाएंगे। तेल हो जाएंगे डिगबोई असम, क्या हो जाएंगे, डिगबोई, जो कहाँ पे है, असम में हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। एक बार फिर से मैच कर देते हैं। लोहा सिंहभूम, कोयला बोलें तो रानीगंज पश्चिम बंगाल, मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट एमपी में, तेल की बात करें तो डिगबोई असम में। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है। बोल रहा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है। तो इसका हो जाएगा चारागाह को अति चराई से बचाने के लिए, चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसमें क्या होता है, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगर दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो कहाँ पे है, ये है दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो कहाँ पे है, टोरी नामक स्थान से है ना, क्या बोलेंगे, टोरी नामक स्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक क्या है, दुष्प्रभावित है। तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, है ना, जो आंध्र प्रदेश ये तट है, ये भारत के पूर्वी तट है आंध्र प्रदेश, ये तो सबसे पता है। उसके बाद तमिलनाडु उड़ीसा आदि भी क्या है, इसके साथ साथ तमिलनाडु उड़ीसा भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि कर्क रेखा, क्योंकि क्या होता है कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात करते हैं। किसके किसके बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो उत्पन्न चक्रवात होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल में केवल गर्म सागरों के बीच ऊपर इनकी उत्पत्ति अंतर उष्णकटिबंधीय के सहारे उस समय लेती है। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। किस शहर में स्थापित किया गया था, तो ये मुंबई में हो जाएंगे। कहाँ पे हो गए, 1854 में, 1854 के मुंबई में ये भारत का पहला कॉटन मिल था। ठीक है, अगर सबसे प्रथम प्रयास की बात करते हैं तो कलकत्ता में किया गया था, जो असफल रहा था। कलकत्ता में जो मिल खोले थे 1818 में, वो क्या रहे थे, असफल रहे थे। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 40। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं। बोल रहा पंजाब और हरियाणा है जो इसके दक्षिण भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल भाग को क्या कहते हैं, को थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल के नाम के जानते हैं। ये कितना परसेंट है, लगभग 85% भाग पर ये क्या है, भारत में भीतर स्थित है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत में कितने परसेंट में, 85% में। अब बाकी शेष 15% कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। 15% पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे।
लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? लिंग अनुपात का संदर्भ अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो महिला संख्या से बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पे होती है, प्रति 1000 पुरुषों पे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विषुव शब्द किसका घोतक है? बोला जा रहा है विषुव शब्द किसका घोतक है? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं, इसी के लिए इसको दोनों को विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना तो बक्सर जिला का राजपुर में हुआ था, जो कहाँ पे स्थित है? यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है ना? ये नागपुर के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में? इसका बात करते हैं तो भारत गंगेय इंडो गंगेटिक मैदान में, भारत गंगेय इंडो गंगेटिक मैदान में ये क्या है? अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। लू शब्द से आप क्या समझते हैं? लू शब्द से आप क्या समझते हैं? तो लू शब्द का होता है गर्म और शुष्क हवाएं, है ना, जो गर्मी के मौसम में चलती है, गर्म और मई और जून में चलती है ना, मई और जून के महीने में चलती है लू शब्द, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चक्रवात कब होता है ना? चक्रवात कब होता है ये पूछा जा रहा है। तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। जब केंद्र में क्या हो? निम्न दाब हो और चारों ओर उच्च दाब हो, तो इस क्या कारण होता है? चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है। इन विभिन्न हवाओं को पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपसादी चट्टानें निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो अपसादी चट्टानें होती है? तो अपसादी चट्टान को कोज बोलते हैं इसको, और कोज है जो अपसादी चट्टान है। विशिष्ट यह है कि बलुआ पत्थर का क्या है? प्रकार है, जिसमें कम से कम 25% कितना परसेंट? 25% फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, ये गुलाबी या भूरा होता है। ये क्या होता है? गुलाबी या भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार से ढका हुआ है, तो ये पश्चिमी घाट। भारत की पश्चिमी घाट कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट है जो सदाबहार वन केरल राज्यों के पश्चिमी तथा कर्नाटक के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये वर्षा वन होते हैं, है ना, जो 200 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ 2000 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ के औसत तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं? लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं। उससे अधिक ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट विश्व के 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉस्ट में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है ना? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है बर्फीली तूफान। उसको क्या बोलते हैं? बर्फीली तूफान के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो
एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो कहाँ पे हो जाएगा, ये अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से होती है, लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। और जो ये क्या है, नर्मदा नदी है जो भंतोस घाटी से प्रभावित होती है और ये अरब सागर में जाके एस्चुरी बनाती है, यानी डेल्टा का निर्माण करती है ना। अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किसको निकाल दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 4th नंबर, अर्थोपाय अधिग्रहण के रूप में रिजर्व बैंक से उधार का बोला जाता है कि अर्थोपाय अधिग्रहण के रूप में रिजर्व बैंक से उधार। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किसको निकाल लिया जाता है। तो अर्थोपाय अधिग्रहण के रूप में रिजर्व बैंक से उधार। अगला क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो तो इसका हो जाएंगे उत्पादन की दीर्घ अवधि यूनिट लागत कम हो, है ना। उत्पादन की दीर्घ अवधि यूनिट लागत कम हो क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। बोला यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो, परिणाम जो मूलक हो कैसा होना चाहिए, सुलभ। तो बोल रहा है उत्पादन की दीर्घ अवधि यूनिट लागत कम हो जाती है, जो उत्पादन होती है उसकी दीर्घ अवधि यूनिट क्या होने लगती है, कम हो जाती है। और क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा क्या हो जाती है, ये बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे, निम्नलिखित में से उन करों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति राज्यों के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं होती है। राज्यों के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है तो उन कर को पहचान करने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आयकर पर अधिभार, क्या हो जाएंगे, आयकर पर अधिभार, ठीक है। केंद्र सरकार की कर है ये। अधिभार का अर्थ होता है अतिरिक्त कर एवं आयकर पर अधिभार एवं अन्य शेष केंद्र सरकार के खाते में जाता है, इनमें राज्यों का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। राहुल ने अपने कारखाने में कंप्यूटरीकरण मशीन लगाई। उसके कारखाने के कुछ मजदूर कंप्यूटर का ज्ञान न होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यह किस प्रकार की बेरोजगारी मानी जाती है ना। बोल रहा है कि राहुल ने अपने कारखाने में कंप्यूटरीकृत मशीन लगाई। उसके कारखाने में कुछ मजदूर कंप्यूटर का ज्ञान न होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यह किस प्रकार बेरोजगारी मानी जाती है, इसको बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी, है ना। तकनीकी रूप से वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। उसमें कौशल का विकास होना चाहिए, है ना, उसमें कौशल का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था, कब दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, जो कब हुई थी, 1969 से 74 में, 1969 से 1969 से 74 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता वह कर कौन सा हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे सेवा कर, क्या हो जाएंगे, सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर लागू के उपरांत भारतीय संसद ने सेवा कर कानून में संशोधन कर राज्यों के हिस्सों का प्रावधान किया है ना। राज्यों के हिस्सों को इसको प्रावधान किया है सेवा कर। खुले बाजार प्रचलन क्या है, तो खुले बाजार प्रचलन की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे
सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचना। सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचना। खुले बाजार के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए जनता तथा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय अर्थात हुआ अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निकालना। इस प्रसार की स्थिति में रिजर्व बैंक अधिक से अधिक मुद्रा विक्रय के द्वारा चलन निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता एवं बेहतर माना जाता है? अधिक सस्ता और बेहतर जल परिवहन माना जाता है ना। भारत में परिवहन का अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है तो जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं को उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे पूंजीगत समान उद्योग, है ना। पूंजीगत समान उद्योग हो जाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित हो जाती है। मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, राजनीतिक शास्त्र से। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को राजनीतिक शास्त्र देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जाता है तो अधिकार वृक्षा रीट। इसको क्या बोलते हैं? अधिकार वृक्षा रीट। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसमें 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। 5 तरह के रीट है इसमें। पहला हो जाएगा बंदी प्रतिकत, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेषण, है ना। उसके बाद आ जाते हैं अधिकार वृक्षा। तो अधिकार वृक्षा रीट होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने को उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार वृक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात से संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी प्राधिकार को रद्द कर सकता है। इसको बोलते हैं अधिकार वृक्षा रीट। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका बात करते हैं, 1 और 2 दोनों उपयुक्त, है ना। तो पहला हो जाएंगे केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में। दूसरा कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी। कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 बोला राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने में पेड़ कुल मतों का 60% प्राप्त होता है, में पड़े, है ना, डैश कितना %। तो इसका हो जाएंगे 4 या अधिक राज्यों में पड़े कुल मतों को 6% प्राप्त कर लिया हो तो इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। कुल मतों
4 राज्यों से अधिक राज्यों में 6% मत क्या हो पूरी कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे बोला जाए संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है। समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सी मद शामिल है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची लागू होने का समय है। संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 63 है, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है, अभी ये क्या हो गए और बढ़ गए, विषयों की संख्या क्या हो गई इसमें बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो किसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 326 में अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। वर्ष 1889 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना उल्लेखित है 326 में अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन आते हैं 66 पे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है तो कौन सा न्यायालय हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे सशस्त्र न्यायालय। क्या हो जाएंगे, सशस्त्र न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार ये किया गया, अनुच्छेद 233 में। क्वेश्चन नंबर 67, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है। संघ लोक सेवा की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, तो इसको हो जाएंगे राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 68, 3 स्तरीय पंचायती राज की तंत्र में शामिल है। 3 स्तरीय पंचायती राज शामिल है तो हो जाएगा ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति और इसमें जिला परिषद आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रस्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार नहीं होता है, जिसे भारत के सर्वोच्च संविधान में प्रस्थापित किया गया है। इसका हो जाएगा सहकारी समितियां जो क्या किया गया, संविधान में प्रस्थापित किया गया। नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता इसमें बताया जा रहा है कि सरकारी समितियां में सभी नागरिकों के समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है। इसमें अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इनके मूल अधिकार में समान अवसर या समानता के अधिकार का व्यापक अर्थ अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में विस्तृत है। क्या 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। इस विषय में कुछ अन्य अपवाद भी है जिनमें प्रकृति, परिस्थिति, योग्यता के आधार पर भेद किया जा सकता है, लेकिन वह भेद विवेकपूर्ण तथा तर्क संगत होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, विवेकपूर्ण और तर्क संगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे, है ना। अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 371 की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे नागालैंड से। पूर्वोत्तर राज्य 6 राज्यों में
सहित 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड में काई भीतर गैर निवासियों को जो वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है जमीन नहीं खरीद सकता है। इसे केवल राज्य के आदिवासियों द्वारा ही खरीदा जा सकता है ना। अनुच्छेद 371 जो नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? किसके पास भेजा जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका क्या हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 थे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है कि इसमें राज्य की विधान परिषद कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। किंतु किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम न होनी चाहिए। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के 169 के तहत किया गया। 169 के तहत किया गया विधान परिषद का गठन। क्वेश्चन आते हैं 73 पे। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्यों गठित किए गए? ये हो जाएंगे धार आयोग, है ना। किसके? धार आयोग की तथा अकाली दल के नेतृत्व में कुछ समूह और जनसंघ के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने भाषा मुद्दे पर आंदोलन चलाया था। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए। क्या? 1966 में चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74 भारत के किस राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संविधान कितने में अनुच्छेद 169 के बयान के अनुसार राज्यों में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा या आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति संख्या का 2/3 पारित कर दे। संसद और विधान सभाओं की विधायिक ज्यादतियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो इसका हो जाएंगे न्यायिक समीक्षा के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। संसद और विधान सभाओं के विधायिक ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। 76 पे आते हैं। 76 में बोला जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्था 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है ना। 11वीं इसे 1992 में संविधान के एक नए भाग 9 के साथ 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें अनुसूची की बात करें तो 11 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची को 74 संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 संविधान के निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? मत देने का उल्लेख किया गया है निर्वाचन में, है ना। भाग 15 में। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। मत देने का अधिकार भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78 पे वह
अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा समानता लागू रह सकती है। बोला जा रहा है कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। तो उसका अवधि की बात करते हैं ना, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा अनुच्छेद 356 में ये हो जाएंगे 6 महीने तक। कितनी अवधि तक हो जाएंगे? अनुच्छेद 6 महीने तक, 6 माह तक होती है। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम हो जाएगा इसमें कितने वर्ष? इसमें हो जाएगा 3 वर्ष तक। अधिकतम बढ़ाने की बात करें तो इसमें 3 वर्ष तक या राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन पंजाब के लिए अब 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। 1 वर्ष से अधिक उद्घोषणा तभी बढ़ाई जा सकती है जब चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। तो पंजाब ही एक ऐसा था जो 5 वर्ष तक बढ़ाया गया, बाकी ये अधिकतम 3 वर्ष तक है, न्यूनतम 6 महीने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो सबसे बड़ा कानून की बात करते हैं तो भारतीय संविधान, जो 26 नवंबर 1949 के बीच संपन्न हुआ था। ये एक लिखित संविधान है। 9 दिसंबर इसका निर्माण 9 दिसंबर 1940 से स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 के बीच संपन्न हुआ। इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ विस्तृत है। अगला क्वेश्चन आते हैं 80। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। संसद में आ जाते हैं क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा, है ना। संसद में क्या क्या आ जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं 81 पे। यहाँ से कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं 87। 91 पे आते हैं। मानव समुदाय निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है? तो ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध की बात करें तो हीमोग्लोबिन, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है ना। और ये क्या कहता है? संतुलन को आवश्यक है कि वो फेफड़ों ऑक्सीजन की मात्रा को थोड़ी वृद्धि होती है। मनुष्य को तनाव और बेचैनी महसूस होने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग होते हैं। किसका? इसका निर्माण के आविष्कार की बात करें तो जगदीश चंद्र बोस 20वीं सदी में किए थे। लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड एक तरह से 3 कार्बन वाला परमाणु है। 3 कार्बन वाला परमाणु है। इसका आणविक सूत्र C3H6O3 होता है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन की अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट के उत्पादन की बात हो रहा है तो ये हो जाएंगे उड़ीसा, है ना। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा हो जाएंगे। भारत के कुल उत्पादन के आधे से अधिक उत्पादन यही करता है, उड़ीसा करता है। बॉक्साइट जिसका उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
आइए क्या है, मुक्ता बेल कालाहांडी और कोरापुट जिले में स्थित है। कालाहांडी और उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में, है ना। अस्थाई बंदोबस्त के क्या किए थे, शुरुआत किए थे 1793 में। ये क्या था, एक कंपनी की सरकार और बंगाल के व्यक्ति भूमिधारों, जमींदार और तालुकदारों के बीच हस्ताक्षर एक अनुबंध था। एक अस्थाई बंदोबस्त। भारत में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? BRO की स्थापना की गई थी मई 1960 में। मई 1960 में की गई सीमा सड़क सुरक्षा के। ये क्या है, उत्तर पूर्व के भारतीय क्षेत्र में बनाए रहा विकसित करने के लिए किया गया है। 97 पैंडेमिक में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? किसने विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था, पाकिस्तान की गठन का मांग का विरोध किया था। इसको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाल कुर्ती का नेतृत्व भी खान अब्दुल गफ्फार खान ही ने किए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो किसकी सुरक्षा पर एक केंद्रित माना जाता है? मानवाधिकार। किस पे? मानवाधिकार पे। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल में मेडिकल सर्विस कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो ये हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, फ्रांसिस बुकनान, है ना। क्या हो जाएंगे, फ्रांसिस बुकनान। 1794 से 1715 तक रहे थे ये, उसके बाद वापस चल जाएंगे। और 1794 में बंगाल में चिकित्सा सेवा शामिल है। उन्होंने भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राणी स्वास्थ्य का भी अध्ययन किया उसने। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं पहले। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश मूल्य को क्या कहा जाता है? पूंजी के नियमित मूल्य के क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग मूल्य की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे अवमूलन, है ना। इसको क्या हो जाएंगे, अवमूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो संविधान 155 से अनुच्छेद 155 से संबंधित है। अनुच्छेद 148 की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102। प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हो जाएंगे प्रकाशीय घनत्व। प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रकाशीय घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे में बीज में भ्रूण होता है। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे अंकुर के रूप में। इस किसके रूप में जानते हैं? इसको अंकुर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो इसको हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, है ना। कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को एक महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। खिलाफत
आंदोलन था ना। इसका हो जाएंगे असहयोग आंदोलन, क्या हो जाएंगे, सॉरी, असहयोग आंदोलन, है ना, जो क्या था, नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था। इसकी शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में की गई थी। 1 अगस्त 1920 में की गई थी, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ये था ये प्रथम जन आंदोलन इसको बोलते हैं। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था इस आंदोलन का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1965 ईस्वी में। कब दिए गए थे? तो 1965 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली के एक रामलीला मैदान में दिए थे, जनसभा के द्वारा। 1665। क्वेश्चन नंबर 106। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो सौभाग्य योजना की बात करते हैं तो विद्युत मंत्रालय, है ना, किसके अधीन है? तो विद्युत मंत्रालय के अधीन है सौभाग्य योजना। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में किया गया था, है ना, 25 सितंबर 2017 को। इसका उद्देश्य था सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराना, सभी घरों में बिजली को उपलब्ध करवाना। मनोरा, है ना, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, तंजावुर में स्थित, तमिलनाडु के तंजावुर में। यह किला द्रविड़ शैली से निर्मित है। इसका निर्माण मराठा शासक सरफोजी द्वारा 1814 से 15 में करवाया था, 1415 में करवाया था सरफोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन 1915 में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। गुरुत्वाकर्षण तारों और ग्रहों जैसे विशाल वस्तुओं द्वारा स्पेस टाइम के एक आभासी घर्षण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 1798 में निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? बोला 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्लेजली या ब्लेसली, है ना, लॉर्ड ब्लेजली। उन्होंने कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल बनाया जिसे गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 110 पे। किस वर्ष के दौरान लोकसभा राज्यसभा विधान चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष। ये हो जाएगा 1988 में, है ना, 1988 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111 बोला जा रहा है कि किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी अध्यक्षता थी? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी? मांग की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं। पंचतम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे?
तो ये हो जाएंगे के एन राज युवा अर्थशास्त्री, है ना। प्रथम पच योजना में 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये कौन से हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ये जो थे प्रथम पच योजना किस पे आधारित है, हैरोल्ड, क्या हो जाएंगे, हैरोल्ड डोमर पे आधारित है, हैरोल्ड डोमर पे आधारित है। 130 कि उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1815 ईस्वी में सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड का निर्माण किया गया। तो ये किसके द्वारा हो जाएंगे, शेर शाह सूरी के द्वारा, है ना। शेर शाह के सूरी के द्वारा, जिसको द ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से भी जानते हैं, जीटी रोड। क्वेश्चन नंबर 115 पदार्थ की प्रवृत्ति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ से प्रकृति के संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले ये कौन हो जाएंगे, जॉन डाल्टन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था 1808 ईस्वी में, है ना। कब किए थे ये, 1808 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 116 पे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात बोल रहा है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी, लेकिन 1950 में अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया था। इसको क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 170 अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। तो अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन है लॉर्ड डलहौजी का। उन्होंने अवध में राज्यों को 1851 में एक चेरी के रूप में वर्णित किया, जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। अवध को वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 118 बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होते हैं, मीथेन में होते हैं। 75% तक बायोगैस में मीथेन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव, है ना। फोटोवोल्टाइक प्रभाव ये क्या है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है या बिना किसी मध्यवर्ती प्रक्रिया के प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 120, आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935, है ना। 1 अप्रैल 1935 के द्वारा की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। वीडियो कैसा लगा, वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हम यहाँ से जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे या आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी।
चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।